गुड मॉर्निंग बच्चों। गोपाल साइंस कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। हम आज प्रयास कर रहे हैं कि हिंदी के सिलेबस के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा रूबरू कराएं। हिंदी के सिलेबस के बारे में थोड़ी जानकारी दें कि हिंदी सामान्य हिंदी का सिलेबस क्या है। कक्षा 10वीं के लिए कक्षा 10 हिंदी सिलेबस बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 2025 में जो एग्जाम होने वाला है वो 2025 के एग्जाम में हिंदी का सिलेबस क्या कहता है, किन किन चीज़ों को पढ़ना है, कौन कौन सा किताब पढ़ना है, व्याकरण खंड क्या है, हिंदी का किताब में कितने भाग हैं, कितने चैप्टर हैं, कौन से खंड में कितने चैप्टर हैं, कहाँ से कितने प्रश्न बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या बनेंगे, सब्जेक्टिव क्या बनेंगे, इन सारे तमाम विषय वस्तुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। बोर्ड का बहुत सारा लिखा हुआ चीज अगर वीडियो में नहीं दिख रहा होगा उसके लिए माफ कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि अगला कंटेंट जो है सुधर के आए। थोड़ी बहुत टेक्निकल है, ये थोड़ी सी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में जानकारी आप लोग को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप तक की जानकारी पहुंच जाए और आप लोग पूरे लगन से जो है सतर्कता पूर्वक अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी हमारी मातृभाषा है। इसमें हमारा अमूमन मतलब ये टारगेट रहता है कि बच्चों सबका नंबर जो है 80 प्लस जाए। हर हाल में बच्चों सबका नंबर जो है 80 प्लस 90 प्लस जाए ही जाए। मेन सब्जेक्ट है तो अच्छा स्कोरिंग होगा इसमें। ठीक है। और इसी सब तमाम बिंदुओं को लेके हम लोग शुरू करते हैं कि हिंदी के सिलेबस को थोड़ा सा एक बार सरसरी निगाह से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर कोई कंटेंट्स नहीं दिखाई देता है, हमारी बात हमारी आवाज अगर सुनेंगे, बढ़िया से ध्यान से सुनेंगे, ये सारे सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो उस समय कॉपी और पेन लेके बैठे। ठीक है। ज़्यादा अच्छा होगा, आपके फायदे के लिए बता रहे हैं। ठीक है। और बहुत ही आसान तरीका से हम आपको इसके बारे में बताएंगे, समझाएंगे। एक एक चीज, बहुत सारा चीज तो इसी वीडियो में हम याद करवा देंगे आपको। बहुत ऐसा चीज इसी वीडियो में आपको याद करवा देंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। इसलिए शुरू से अंत तक आप लोग बने रहिए। ठीक है। चले बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। आइए, कक्षा 10 हिंदी सिलेबस बिहार बोर्ड एग्जाम 2025। जो बच्चे 2025 में जो फरवरी में जो एग्जाम होता है, जो लोग देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए यह सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में पूरा निचोड़ हम एक ही वीडियो में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदी जो यह एग्जाम हमारा होगा, परीक्षा होगा, यह कुल होगा आपको 100 अंक का। कुल कितने अंक का होगा? 100 अंक का। 100 अंक में आपको 60% 60 प्रश्न होंगे आपके व्याकरण खंड से और 40% प्रश्न होंगे आपके किताब खंड से। ठीक है। कितने कितने होंगे? व्याकरण खंड से आपके 60% प्रश्न होंगे और किताब से आपके कितने होंगे भाई? किताब से होंगे आपके 40%। ठीक है। ये दोनों मिला के 100% प्रश्न होंगे। ठीक है। आइए सबसे पहले हम किताब के बारे में देखते हैं कि किताब में क्या क्या पढ़ना है और किन किन मुख्य चीजों को हमको ज्यादा ध्यान देना है, उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। हमारा पुस्तक जो है यह दो गो पुस्तक है। एक का नाम है गोधुली और दूसरे का नाम है वर्णिका। पहला का नाम है गोधुली, दूसरे का नाम है वर्णिका। ये वर्णिका पुस्तक इसका पूरक पुस्तक है। इसमें कहानी दिया हुआ है, 4-5-6 गो अध्याय है, 5 गो शायद अध्याय है। इसमें सिर्फ कहानी दिया हुआ है और वहां से प्रश्न बनते भी हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी बनते हैं, सब्जेक्टिव भी बनते हैं, इसलिए इसको भी पढ़ना अनिवार्य है। गोधुली जो पुस्तक है, ये गोधुली पुस्तक को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला का नाम है गद्य खंड, दूसरा का नाम है काव्य खंड। गोधुली पुस्तक को 2 भागों में विभक्त किया गया है, गद्य खंड, काव्य खंड। गद्य खंड का मतलब होता है बच्चों जिसमें कहानियां हो, जिसमें निबंध हो, जिसमें ललित निबंध हो, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताया गया हो, जिसमें भाषण हो, इसको बोलते हैं गद्य खंड। गद्य खंड में इस टाइप के पाठ होंगे जिसमें भाषण होगा,
कहानी होगा, उसके बाद में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताया गया होगा, ठीक है ना, ललित निबंध होगा, इस टाइप का चीज होगा इस गद्य खंड में। काव्य खंड का मतलब होता है कि इसमें कविता होंगे। क्या होगा? कविता होगा, इसमें कविता होगा। कविता में बहुत सारा ऐसा चीज जो मिलेगा आप लोगों को पाठ में पढ़ने के, दोहा होगा, सवैया होगा, छंद होगा, सुरठा होगा। अब ये दोहा, सवैया, छंद, सुरठा जो है ये आप लोगों को सुन के थोड़ा सा माने अजीब अटपटा लग रहा होगा। जब आप पढ़ेंगे ना तो समझे में नहीं ये क्या कह रहा है, लेकिन बड़े रसिक उसका अर्थ निकलता है जो जीवन उपयोगी होता है, बहुत रसिक अर्थ निकलता है, ठीक है। उसमें रस खान के हैं, उसके बाद में आपको समझ लीजिए कि इनका गुरु नानक का है, धनानंद का है, इनका दोहा, सवैया, छंद बहुत ही ज्यादा मतलब काबिल है हमारे लिए, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत सारा महत्वपूर्ण बातें और भी है। आइए अब काव्य खंड में समझ लिए कि इसमें दोहा होगा, कविता होगा, छंद होगा, ठीक है। अब उसके बाद में अब हम ये देख लेते हैं कि गद्य खंड में जो है कौन कौन से चीजें इसमें आते हैं। सॉरी, एक सेकेंड। गद्य खंड में क्या क्या आता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि गद्य खंड में कितने चैप्टर हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। गद्य खंड में पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह क्या है? यह निबंध है। इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है यह क्या है? यह निबंध है। आपसे प्रश्न बनेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ, यह कैसा पाठ, इस पाठ की विधा कैसी है? आपका ऑप्शन होगा निबंध, कहानी, कविता, इनमें से कोई नहीं। आपको निबंध पे चिन्ह मारना होगा। इसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में बताया है। 20 के दांत, यह कहानी है। 20 के दांत कहानी है। इसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। इसके कवि हैं नलिन बिलोचन शर्मा। 3 नंबर, भारत से हम क्या सीखे, यह भाषण है। इसके कवि हैं मैक्स मूलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह ललित निबंध है। इसके कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि, यह निबंध है। इसके कवि हैं गुणाकार मूले। बहादुर, यह कहानी है। इसके कवि कौन है? अमरकांत। परंपरा का मूल्यांकन, यह निबंध है। इसके कवि हैं रामविलास शर्मा। जीत जीत मैं निरखत हूं, ये क्या है? ये साक्षात्कार है। साक्षात्कार का मतलब समझते हैं कि किसी कोई मतलब बहुत अनुभवी आदमी किसी दूसरे आदमी से बातचीत करके उसके जीवन के बारे में जानने का प्रयास कर रहा है, उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहा है कि वो आदमी रियल में यहाँ तक कैसे पहुंचा, चाहे किस प्रकार का उसका बचपन बीता, उसकी जवानी कैसे बीती, किन किन कठिनाइयों से उसने सामना किया, कैसे इस बड़े मुकाम पे पहुंचा। इस प्रकार से बातचीत, जीवन संबंधित बातचीत जो होती है, एक दो आदमी बातचीत करता है, इसको हम लोग साक्षात्कार के रूप में देखते हैं। इसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल सवाल यहां से बनता है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ना होगा। हम पढ़ाएंगे, एक एक चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोगों को। अविन्यो, ये ललित निबंध है। इसके कवि हैं अशोक वाजपेयी। मछली, यह कहानी है। इसके कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल। नौबत खाने में इबादत, ये व्यक्ति चित्र हैं, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में चित्रित करता है। यतेंद्र मिश्र। शिक्षा और संस्कृति, ये शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा शास्त्र मानव जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है, इसके कवि हैं हमारे बापू। हमारे बापू, बापू किसको बोलते हैं हम लोग? महात्मा गांधी को। इसके कवि हैं शिक्षा और संस्कृति के कवि। किसने लिखा शिक्षा और संस्कृति? महात्मा गांधी ने लिखा है, ठीक है। चलिए, ये गद्य खंड में 12 गो चैप्टर है और 12 ही गो चैप्टर है आपके काव्य खंड में। टोटल कुल चैप्टर है कितने? गोधुली, गोधुली, इसमें कुल है, कुल पाठ 24, जिसमें
12 गो आ गया गद्य खंड और 12 गो आ गया काव्य खंड। काव्य खंड, ठीक है। 12 गो के बारे में बता दिए। श्रम विभाजन, 20 के दांत, भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नगरी लिपि, बहादुर, परंपरा का मूल्यांकन, जीत जीत मैं निरखत हूं, अविन्यो, मछली, नौबत खाने में इबादत, शिक्षा और संस्कृति, ठीक है। इस सब के कवि का नाम भी लिखा हुआ है, किसने ये कहानी लिखा, निबंध लिखा, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। आप लोग इसको अगर नोट कर लेंगे। बहुत सारा ऐसा बच्चा है जिसके पास अभी तक किताब नहीं है, बहुत सारा ऐसा बच्चा है। जैसे अभी मई आ रहा, अभी तक बहुत सारे बच्चे के पास में किताब नहीं है। तो मैं इसको लिखना ज्यादा उचित समझाऊंगी। जिस बच्चे के पास में अगर पुस्तक नहीं है वह इसको लिख के नोट करके वह याद कर लेगा, ठीक है। मैं नहीं जानता किस बच्चे के पास में क्या परेशानियां होती है, मैं नहीं जानता, पर अपने से कोशिश करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद में बच्चे की कुछ परेशानियां हट जाए, अलग हट जाए, वो परेशानियां फिर ना रहे। इसलिए मैं पूरा प्रयास किया हूं कि सब ये लिख के और कवि का नाम लिख के मैं आप लोगों को बताऊं। गद्य खंड में आपको वही बात है। गद्य खंड हो गया, सॉरी, काव्य खंड में ये 12 को पाठ है। एक एक करके हम बता देते हैं, देख लीजिए। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ये गुरु नानक के लिखा हुआ है। गुरु नानक जी कहते हैं कि इस जग में अगर तुमने जन्म लिया है और राम नाम का सुमिरन अगर नहीं करता है तो तेरा जन्म लेना बेकार है, व्यर्थ है। प्रेम आईनी श्री राधिका, ये रस खान का लिखा हुआ है। अति सुधो स्नेह को मारक है, ये धनानंद का लिखा हुआ है। स्वदेशी, ये प्रेम घन का लिखा हुआ है। भारत माता, सुमित्रा नंदन पंत का लिखा हुआ है। जनतंत्र का जन्म, रामधारी सिंह दिनकर। हिरोशिमा, वत्सायन अज्ञे जी। एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण। हमारी नींद, वीरेन डंगवाल। अक्षर ज्ञान, अनामिका। लौट कर आऊंगा फिर, जीवनानंद दास। मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिलके। फिर एक बार पढ़ देते हैं, थोड़ा सा अगर वीडियो में नहीं दिख रहा होगा फिर से एक बार हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप लोग सुनिए ध्यान से। काव्य खंड में 12 गो पाठ है और सबके कवि का, इधर पाठ का नाम है, इधर कवि का नाम है। पहला पाठ का नाम है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, कवि है गुरु नानक। 2 नंबर में प्रेम आईनी श्री राधिका, कवि है रस खान। 3 नंबर अति सुधो स्नेह को मारक है, कवि है धनानंद। 4 नंबर स्वदेशी, कवि है प्रेम घन। 5 नंबर भारत माता, कवि है सुमित्रा नंदन पंत। 6 नंबर जनतंत्र का जन्म, रामधारी सिंह दिनकर। 7 नंबर हिरोशिमा, कवि है वत्सायन अज्ञे जी। 8 नंबर एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण। 9 नंबर हमारी नींद, वीरेन डंगवाल। 10 नंबर अक्षर ज्ञान, अनामिका। 11 नंबर लौट कर आऊंगा फिर, जीवनानंद दास। 12 नंबर मेरे बिन तुम प्रभु, रेनर मारिया रिलके। ठीक है, इधर गद्य खंड बता दिए, इधर काव्य खंड बता दिए। ये 12 दूना 24 को पाठ बच्चों हम लोग को पढ़ना है और बहुत अच्छे से एक एक चैप्टर पढ़ाएंगे और एक एक चैप्टर का सवाल जवाब कराएंगे, ठीक है। और जब सवाल जवाब कराएंगे उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के भी सवाल जवाब कराएंगे और सब्जेक्टिव टाइप के भी सवाल जवाब कराएंगे। दोनों तरह का सवाल जवाब होगा। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ा देंगे और उसमें का सवाल जो किताब का दिया हुआ वही बता के रह जाए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपके टोटल, क्योंकि बुक में ऑब्जेक्टिव नहीं दिया हुआ है, आपके टोटल उससे उस पार्ट से संबंधित कितने सारे ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे ऑब्जेक्टिव फिर जो बुक में दिया हुआ है व्याख्या प्रश्न उत्तर, फिर उसको भी बताएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल से जुड़िए और प्रयास कीजिए। जितना आप लोग जुड़िएगा, जितना आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं, उससे कहीं बहुत ज्यादा आपको हम अपना मेहनत आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उससे बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए, ये हो गया गद्य खंड, काव्य खंड हो गया। अब आते हैं व्याकरण खंड में। भाई व्याकरण भी है ना, बोले है ना कि 40% आएगा आपके किताब से और 60% व्याकरण से। अब आते हैं व्याकरण खंड की तरफ। व्याकरण खंड में भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, सब्जेक्टिव प्रश्न होगा। अब व्याकरण खंड में क्या क्या पढ़ना है इस पे पहले हम लोग निगाह डालते हैं। व्याकरण खंड में
ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग को पढ़ना है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, लिंग, संधि, समास, कारक, मुहावरा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी देख के घबराइएगा नहीं। चिन्ह परिपाटी में आपको बताया जाएगा कि विस्मयादिक बोधक चिन्ह कौन सा है, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, पूर्ण विराम क्या है कि नहीं। ये बहुत सारे चिन्ह हैं जिसके बारे में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, हम आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। सब्जेक्टिव में ये जो बताया है 1 नंबर से लेके आपको 11 नंबर तक, 1 to 11, ये जितने 1 से लेके 11 तक जो टॉपिक है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, लिंग, संधि, समास, मुहावरा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्द की एक शब्द, चिन्ह परिपाटी, इससे इतना ही में से आपके ऑब्जेक्टिव पूछेगा जो 25 अंक का होगा। इतना ही में से ऑब्जेक्टिव पूछेगा व्याकरण खंड से जो कितने का होगा, 25 अंक का होगा। पत्र लेखन आवेदन 10 अंक का होगा, निबंध 10 अंक का होगा, गद्यांश 20 अंक का होगा। 2 गद्यांश देगा और उसमें से आपको पढ़ के उसका सवाल जवाब देना रहता है, 2 नंबर का प्रश्न होता है। 2 गद्यांश देगा, 10-10 नंबर का एक गद्यांश रहेगा, 20 नंबर ये हो गया। निबंध 10 नंबर का, पत्र लेखन आवेदन आएगा, ये 10 अंक का होगा। तो ये सब्जेक्टिव कुल मिला के होता है 35 अंक का। व्याकरण खंड में सब्जेक्टिव 35 अंक का, ऑब्जेक्टिव 25 अंक का। दोनों को जोड़ के देखिए भाई, 25 35, 5 5 10 के 0, 3 2 5 1 6 हो गया, 60 अंक हो गया 60 अंक। और 40 अंक इधर किताब में कैसे पुगेगा इसको समझा देते हैं। इतना तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना बात क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि व्याकरण खंड के इतने सारे टॉपिक में 1 से 11 तक जो बताए हैं, इसमें से ऑब्जेक्टिव आएगा 25 अंक का, सब्जेक्टिव 12 13 14 नंबर पॉइंट से आपके आएंगे 35 अंक का। दोनों मिला के 60 अंक हो गए। क्लियर। अब देखिए किताब में 40 अंक कैसे होंगे इसके बारे में, इसको कैलकुलेशन कर देते हैं। किताब में ऑब्जेक्टिव जो है ये आएगा 25 अंक का। ऑब्जेक्टिव कितना आएगा, 25 अंक का, जिसमें से वर्णिका से पूछेगा 6 अंक। 6 नंबर का वर्णिका पुस्तक जो पूरा उत्तर पतली वाली जो है उससे आएगा। और गोधुली से पूछेगा 19 अंक। गोधुली से कितने अंक का पूछेगा, 19 अंक का। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। ये कितना हो गया, 19 और 25 अंक हो गया। अच्छा, सब्जेक्टिव में आइए। इस सब्जेक्टिव होगा 15 अंक का, और 15 अंक को भी 2 भागों में यहां पे बट जाएगा। वर्णिका से आएगा 4 अंक का, और गोधुली से आएगा 11 अंक का, जिसमें लघु उत्तरीय और ये दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे 3 गो रहेंगे 2-2 नंबर के, ये 6 अंक का हो गया। और 1 गो रहेगा दीर्घ उत्तरीय 5 अंक का रहेगा। ये दोनों मिला के 6 5 11 अंक हो गया। वर्णिका में आपका 4 अंक हो गया, तो 11 4 15। तो सब्जेक्टिव किताब से आ गया 15 अंक, ऑब्जेक्टिव आ गया 25 अंक। तो कितना हो गया भाई, 25 और 15 और 25 हो गया 40। अब इस 40 को यहां पे आप ले आके जोड़ दीजिए। देखिए 100 अंक हो गया, 100 अंक हो गया। इस प्रकार से ये आपका पूरा सिलेबस है। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा बीच बीच में रोक के देखिए, समझिए। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये सिलेबस समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम आपको एक गद्य खंड के पाठ और काव्य खंड के पाठ यहाँ पे जो हम आपको बता दिए, अगर इसको आप नोट कर लेते हैं आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न खूब उछाले जाते हैं। बहादुर कहानी के लेखक कवि कौन है, अमरकांत पूछेगा। जनतंत्र का जन्म कविता का कवि कौन है, लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। जब हम पाठ शुरू करेंगे, कोई सा भी पाठ जब हम शुरू करेंगे, चाहे वो गद्य खंड का हो चाहे वो काव्य खंड का हो, तो सबसे पहले हम आपको कवि परिचय लिखाएंगे।
आपको कवि परिचय के बारे में बताएंगे। ठीक है, कवि परिचय बताने के बाद में हम पाठ की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि कवि परिचय से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, खूब खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कवि परिचय से बहुत ज्यादा प्रश्न उछाला जाता है, इसीलिए सारे पाठ का कवि परिचय बच्चों आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक देखना और अच्छे से नोट्स बनाना। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये सारा वीडियो जो है आपको अच्छा से समझ में आए, जैसा जैसा पॉइंट हम आपको बताए हैं ये आपको अच्छा लगा होगा। और विजुअलिटी को लेके अगर थोड़ा सा अगर दिक्कत होगा उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें भी दूर हो जाए, धीरे धीरे सब दूर हो जाएगा। आप लोग अपना सपोर्ट हमको दीजिए। और मेरे चैनल का नाम है गोपाल साइंस कोचिंग सेंटर। यह कोचिंग चलता है सवनाहा बाजार के पास, ये खुदन बाबा का जो मठ है उसी मठ के प्रांगण में एक घर है, इसी घर में हम अपना एक कोचिंग चलाते हैं। ठीक है, स्पेशल 10वीं क्लास के बच्चों के लिए ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई यहाँ पे हम कराते हैं, सारे विषय वस्तु को हम यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों सब। ठीक है, आज हिंदी के सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी देने का प्रयास किए हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो बच्चों इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये विषय वस्तु, ये सिलेबस आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।